सो लास्ट क्लासेस तक हमने फ्रिक्शन डिस्कस कर लिया था। बेसिक फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। फ्रिक्शन कैलकुलेट करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग केसेस में फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे आता है, लिमिटिक फ्रिक्शन क्या है, डायनामिक फ्रिक्शन क्या चीज़ है। सो नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं फ्रिक्शन का। अब सीखो कि फ्रिक्शन के साथ साथ हम एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से मैंने आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg। इस हाँ, अंश में करूंगा उसे डिस्कस, मैं कर दूंगा। उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, फिर उसके बाद 5.32 और 5.33 मैंने नहीं कराया था, मैं भी करा दूंगा। एक फोर्स एक्ट कर रही है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.2। वो आपसे कहता है कैलकुलेट एक्सिलरेशन ऑफ बॉडी। तो अनुभव, जिस रिवीजन की आप बात कर रहे हो वो रिवीजन इस एग्जांपल में पूरा हो जाएगा। एक्सिलरेशन चाहिए आपको बॉडी का। सो देखो, ये जो 2 kg का मास है, फोर्सेस देखिए क्या क्या एक्ट कर रही होंगी। यहाँ एक 2g फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड्स, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है अपवर्ड्स, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सो y के अलोंग कोई मोशन नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन सिंपली आप लिखोगे इट्स इक्वल टू mg। मास इज 2 kg, g इज 10। तो आप लिख सकते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज 20 न्यूटन। सो 20 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर। अब कुछ टेक्स्ट बुक्स नॉर्मल रिएक्शन को आर से रिप्रेजेंट करती हैं। उसका रीजन ये भी होता है कि ना एन एन कंफ्यूजिंग हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी एन और न्यूटन्स के लिए भी एन। इसीलिए कुछ ऑथर्स उससे बचने के लिए नॉर्मल रिएक्शन को आर लिख देते हैं, बट द सेम थिंग 20। जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे, ये होगा म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। म्यू एस इज 0.3, एन इज 20, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज 6 न्यूटन। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 6 न्यूटन। जब आप काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, दैट्स म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। Force of kinetic friction is 0.2. Normal reaction is 20. So force of kinetic friction is 4 Newton. हाँ अब्दुल्ला, जब भी हम म्यू एस इंटू एन से कैलकुलेट करते हैं, दिस मीन्स दिस इज एफ एस मैक्स, और इसे आप एफ एल भी लिख सकते हैं ना, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए, जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स इज 100 न्यूटन। जो applied force given है F, that applied force is 100 Newton. So applied force is simply greater than force of limiting friction. अगर applied force force of limiting friction से ज्यादा है, that means body सीधे सीधे move कर देगी, which simply means body will move. ये भी कल सिखाया था, अगर applied force limiting friction से ज्यादा हो जाती है, body move कर देगी। अब जब बॉडी मूव करेगी तो बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगी, विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव कर रही होती है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो ये अप्लाइड फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन।
ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जहां बॉडी मूव कर रही है विद एन एक्सीलरेशन। तो आप यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, मोशन राइट में है तो एफ पॉजिटिव होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, 2 इंटू ए। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए। देखो जब बॉडी मूव करेगी तो यहाँ स्टैटिक या लिमिटिंग मत लगा देना, जब बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। वैल्यूज रख दीजिए। देखिए अप्लाइड फोर्स कितनी है, अप्लाइड फोर्स इज 100, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, इट्स 4 विच इज 2 इंटू ए। So 100 minus 4, that's 96 is 2a. So यहाँ से a आ गया, a is 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा, that acceleration is 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे ये डाउट्स बताइए अगर इसमें कोई डाउट है। हाँ, अगर अप्लाइड फोर्स, यस, अगर अप्लाइड फोर्स 100 न्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी, भाई मुझे बताओ कि अगर अप्लाइड फोर्स, मैं आपसे कहता दैट अप्लाइड फोर्स इज 5 न्यूटन, अब बताओ क्या बॉडी मूव करती? नो नहीं सर। सर। नो सर। अगर फोर्स 5 न्यूटन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, तो बॉडी मूव नहीं करती, एक्सीलरेशन 0 है। ये लिखिए फिर आगे बढ़ो। अंश, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग। हमेशा स्टैटिक लिमिटिंग के इक्वल नहीं है, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग। और जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना म्यू एस इंटू एन से, जब भी आप म्यू एस इंटू एन लोगे, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट द फोर्स इज मैक्सिमम, बाय डिफॉल्ट द फोर्स इज मैक्सिमम। अंश, ओके सर। चलिए स्कोर अप करते हैं। इसी टाइप की क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक ब्लॉक है आपके पास 10 kg का, ऐसे रखा हो, और शायद ही कल हो गया था। नहीं नहीं ये नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.3, काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.2, आपको एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट करना। कल मैंने फ्रिक्शंस कैलकुलेट करवा के छोड़ दिया था, आपको ब्लॉक का एक्सीलरेशन चाहिए। यहां से आप जो फोर्स लगा रहे हैं, दैट फोर्स इज 100। करके दिखाओगे जरा, आंसर कैलकुलेट करो, पूरे 3 मिनट दे रहा हूँ, करो 3 मिनट में तो हो जाना चाहिए। अब मुझे सबके आंसर्स देखें, जानवी, मानसवन, समक्ष, युवराज, जस्ट एक न्यूमेरिकल मिस हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं मिस हुआ। अब्दुल्ला, ब्लॉक तो नीचे ही जा सकता है ना? ये कुछ ऐसा है, देखो देखो देखो, अगर किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ये सरफेस है, ये ब्लॉक दे दिया, तो मुझे देखना है ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो किस एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है।
कैस्पल और मानस का आंसर है। बस दो आंसर्स, अब्दुल हन्नान, अब्दुल्ला, अनुभव। तीन आंसर्स, यश, कैस्पल और मानस। गौरव का भी आया। मैत्री का भी आ गया। देखिए बस हो गया टाइम। यहाँ ये जो सरफेस है, यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज 100 न्यूटन। यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा वो नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन। ये मैंने कल भी समझाया था। आप फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है आप फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो। ये आ जाएगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस आ गया 0.3, एन इज 100, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया इट्स 30 न्यूटन। इसी तरह से आप फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स म्यू के इंटू एन। So force of kinetic friction is 0.3 into 100. So force of 0.2. So 2. so it's 20 Newton. Yeah. अब देखो यहाँ पर फ्रिक्शन तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही काम करेगा। मोशन की टेंडेंसी कहाँ है? नीचे आने की। बॉडी की टेंडेंसी है कि वो डाउनवर्ड स्लाइड कर दे, तो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर रहा होगा। डाउनवर्ड्स बॉडी का वेट एक्ट करेगा विच इज 100, 10 जी। और ये जो वेट है ना, दिस वेट विल एक्ट एज एन अप्लाइड फोर्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं वेट, वेट की वजह से मोशन होगा। वेट ऑफ बॉडी विल एक्ट एज अप्लाइड फोर्स। सो बॉडी का वेट एज एन अप्लाइड फोर्स काम करेगा, और वो अप्लाइड फोर्स जो है यहाँ, दैट अप्लाइड फोर्स इज 100 न्यूटन। अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन 30, अप्लाइड फोर्स है, फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन। दैट मीन्स बॉडी मूव कर जाएगी। कहाँ मूव करेगी? जहां अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रही है। अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड्स है, सो बॉडी विल मूव डाउनवर्ड्स। जानवी तुम्हारा कोई आंसर नहीं आया था? सर मेरा आंसर गलत आ रहा है, मेरा 40 आ रहा है। तुम्हें कैसे पता गलत आ रहा है? मैंने सही आंसर तो बताया नहीं। जो भी आंसर है उसे रिपोर्ट करो, कोई बात नहीं। बॉडी डाउनवर्ड्स मूव करेगी विद सर्टेन एक्सीलरेशन। अच्छा अब मुझे ये बताओ मानसवन, ये जो 10 kg की बॉडी है, ये अगर डाउनवर्ड्स मूव कर रही है तो इस पर फ्रिक्शन कौन सा काम कर रहा है? मानसवन, मेरी आवाज क्या रानी खेत तक? सर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या इतने दूर पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है? हाँ। करता है। नहीं सर, मैं कुछ कर रहा था। अभी तो रुक जाओ, मैं हूँ इस चक्कर में कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करवाऊंगा तुम्हारी। तुम लोग बहुत प्रॉब्लम आपको क्लास। चलो अब तुमने बता दिया। जानवी मुझे जरा इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ इसकी। ये एफबीडी मैंने बना दिया। इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ कैसे लिखेंगे? सर 100 माइनस एफ के इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए। 10 इंच। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज 20, इट्स 10 है।
It's 80 is 10 mass 10 kg है 2 kg नहीं. So acceleration is 80 by 10. So acceleration is 8 meter per second. अच्छा, अब्दुल्ला का क्वेश्चन है अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट ले लें तो करेक्ट होगा. हाँ तो ऑपोजिट क्या एक्स एक्सिस के अलोंग कह रहे हो अब्दुल्ला? अब्दुल्ला क्या सर एक्सिस के अलोंग? एक सर सेकंड. नहीं 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 अब्दुल्ला, यहाँ नहीं एक्ट करेगा. देखो फ्रिक्शन सरफेस पर एक्ट करती है, ये है कॉन्टैक्ट, तो फ्रिक्शन यहाँ एक्ट करेगा, लिमिटिंग भी यहाँ एक्ट करेगा. इधर मत ले लेना, फ्रिक्शन एक्ट करता है अलोंग द सरफेस. हाँ अंश अब बताओ. सर आपने फोर्स को नीचे की तरफ क्यों ले लिया? वेट एक्ट करता है, तो मैं बॉडी को ऐसे रख देता हूँ. बॉडी का वेट कहाँ एक्ट करेगा अंश? सर नीचे. तो यही वेट है, इसी को मैं फोर्स कह रहा तो हूँ. मतलब सर हम मास मतलब 10 g लिखे तो फोर्स लिखे, बात तो एक ही हो रही है. हाँ 10 g को ही हम अप्लाइड फोर्स कह रहे हैं. जो वेट है ना जिसकी वजह से मोशन होता है उसे अप्लाइड फोर्स कहते हैं. तो यहाँ बॉडी के वेट को ही मैं अप्लाइड फोर्स कह रहा हूँ. ठीक है सर. तो वो एक ही चीज है, इसी को मैंने अप्लाइड फोर्स कह दिया, यही अप्लाइड. ओके. भाई और कुछ से तो बताइए. हाँ हाँ क्या सर? ये पूछना था सर, वो ब्लॉक वॉल पे एक फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर लगाएगा ना सर? वॉल पर Magnetic- या पर? ब्लॉक वॉल पे. हाँ वॉल पर नीचे की तरफ लगाएगा बिल्कुल. तो फिर वॉल नीचे क्यों नहीं जाता सर? पूरा शायद फोर्स कौन सा आगेगा इससे रोकेगा सर? कंक्रीट से सीमेंट से फिक्स करा हुआ है वॉल को. अगर वॉल फिक्स नहीं होती तो नीचे चली जाती. ये बिल्कुल वैसी है कैसफुल. अगर मैं इस पेन को रिलीज करता हूँ, ये पेन नीचे क्यों जा रहा है कैसफुल? ग्रेविटी. कौन अप्लाई कर रहा है इस पर? अर्थ. डाउनवर्ड्स अप्लाई कर रहा है. यस सर. इसका रिएक्शन अर्थ पर एक्ट कर रहा होगा. होगा सर. कहाँ एक्ट करेगा? अपवर्ड्स. अर्थ को एक्ट क्यों नहीं आया? छोटा है ये. नहीं, ये छोटा नहीं है, अर्थ बड़ा है. फोर्स तो उतनी एक्ट कर रही है. अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स से नीचे जा रहा है तो अर्थ भी 10 न्यूटन से ऊपर लग रही है. लेकिन अर्थ का मास इतना बड़ा है कि एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं. सेम रीजन है, बड़ी वॉल है. छोटा होता तो नहीं. मतलब नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे और ये अर्थ के ऊपर टच में होगा, तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन वॉल को बैलेंस कर रहा होगा. नहीं 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 नॉर्मली एक्शन कैसे बैलेंस कर जाएगा? देखो फ्रिक्शन तो यार नीचे जा रहा है. पर ये वॉल सरफेस के कांटेक्ट में होगा ना सर, नीचे अर्थ के. हाँ अर्थ के कांटेक्ट में है. तो इसको फोर्स को बैलेंस करने वाला नॉर्मल कह सकते हैं. नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स इसे थोड़ा ना बैलेंस कर सकती. इसे बैलेंस करने के लिए तो ऊपर वाली फोर्स आएगी. अगर कोई चीज नीचे एक्ट कर रही है उसे आप बैलेंस करना चाहते हैं तो ऊपर होगी. तो ऊपर भी नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा होगा. भाई वॉल कहीं तो कांटेक्ट में होगी. जहाँ यस सर. शीट के साथ कांटेक्ट में है वो ऊपर नॉर्मली एक्शन दे रहा होगा, वो इसे बैलेंस कर. अच्छा ओके सर, थैंक यू सर. सो अब भी बता दो मुझे, कोई परेशानी है तुम्हें इस न्यूमेरिकल में? क्योंकि मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स में आ जाऊंगा. 2 प्रॉब्लम्स है फ्रिक्शन पर और अच्छी टफ प्रॉब्लम्स है. सब समझदार हैं, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? सोच लो. अनुभव, अंशिका, नो डाउट सर. जानवी, तिशा, Done, sir. राज. No, sir. कोई डाउट नहीं. रुको यार, मैं एनसीईआरटी खोलने दो, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर. अरे यार 1 मिनट लगेगा. एक 2 मिनट लगेंगे, जरा ढूंढ देखता हूं.
ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम। फाइव 5.36 सॉल्व करते हैं, जरा इसे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5.36। इसका मतलब है कि 100 न्यूटन एक्स एक्सिस के अलोंग लगाएं और वाई एक्सिस दोनों एक है, बिकॉज दिया तो ऐसे। नेत्री वाई एक्सिस कहाँ गया? हमने तो एक्स के अलोंग लिया है। एक्स के अलोंग अगर फोर्स एक्ट करी तो रिएक्शन भी एक्स के अलोंग ही तो होगी। नेत्री अगर फोर्स, और नहीं सर, मैं ये बोल रही थी कि आपने जो क्या कहते हैं फोर्स न्यूटन मतलब फोर्स उसके क्या कहते हैं परपेंडिकुलर लगाई थी। मैं ये बोल रही थी कि अगर हम लोग उसके एक्स वाई एक्सिस से भी लगाते तो वो सेम ही आता ना। देखिए सुनिए, नॉर्मल रिएक्शन कौन अप्लाई करता है? कहीं से भी आ जाता है या जब कांटेक्ट होगा तब आएगा? कांटेक्ट से। सो अभी तो एक ही कांटेक्ट था, तो एक ही नॉर्मल रिएक्शन है, राइट? यस सर। अगर आप यहाँ कांटेक्ट बना दें, मैंने क्वेश्चन में नहीं बनाया था, लेकिन आप यहाँ भी कांटेक्ट बना दो तो आप ठीक है, यहाँ से भी नॉर्मली एक्शन एक्ट कर जाएगा। तो दो फ्रिक्शंस आएंगी, एक फ्रिक्शन इस सरफेस पर भी एक्ट करेगी, एक फ्रिक्शन इस सरफेस पर एक्ट करेगी। दो फ्रिक्शंस हो जाएंगे, दो नॉर्मली एक्शन हो जाएंगे। ओके सर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करना है, इसे साथ में सॉल्व करेंगे। इसमें साइमल्टेनियसली सूडो फोर्स और फ्रिक्शन दोनों के कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। तो देखो ये ट्रक है, इस पर ये बॉक्स रखा हुआ है, ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सिलरेट कर रहा है और ट्रक का जो एक्सेलरेशन है दैट्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें एक साथ पूछता है इसमें। क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को आदत ही नहीं होती क्वेश्चन पढ़ने की। एग्जाम में फिर प्रॉब्लम आती है कि कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो बिना ढंग से न्यूमेरिकल पढ़े हुए आप उसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर क्या कोई सूडो फोर्स काम करेगी? ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है, अच्छा एक काम करें, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। बॉक्स, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, आप सॉल्व करते चलिए, मैं स्टेप्स लिख रहा हूं। स्टेप 1, देखते हैं जरा आप कितने समझदार हो। सूडो फोर्स ऑन बॉक्स कैलकुलेट करो। स्टेप 2, फ्रिक्शन जो बॉक्स पर एक्ट करेगी वो फ्रिक्शन कैलकुलेट करो। और एक रिक्वेस्ट है, कोई भी इतनी समझदारी ना दिखाए कि नेट से एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस खोले कहीं से और देख ले। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो, सीख नहीं पाएंगे आप। जरा सा क्वेश्चन में चेंज कर देना, नंबर्स भी चेंज कर दिए तो आप एग्जाम में घबरा जाएंगे अगर आप चीटिंग करते हैं। स्टेप्स में बता रहा हूँ, आप करिए। सर हाँ, सर सर एक बार बताना सर, इसमें सूडो फोर्स क्यों अप्लाई होगा? ट्रक एक्सिलरेट कर रहा है, जब भी एक्सिलरेटिंग फ्रेम होगा तो उसमें सूडो फोर्स एक्ट करती है। तो ट्रक सूडो फोर्स बॉक्स पे एक्ट कर रही है? एक्ट करी, ट्रक में बॉक्स लगा है, ट्रक यहाँ एक्सिलरेट करेगा लेफ्ट में, तो सूडो फोर्स राइट में ओके जाएगा। सर। एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक के बाद फोर्थ पार्ट में S इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर से ये कैलकुलेट करना कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है तो बाहर गिरने में कितना टाइम लगेगा। ये टाइम तक मुझे बता दो, फिर उसके आगे का मैं कर दूंगा। मुझे फाइनल आंसर चाहिए टी, फाइनल आंसर लिखना। सर सूडो फोर्स आ गई, एक्सीलरेशन फाइनल आंसर मतलब थर्ड का, हाँ, सी का। फोर्थ का टाइम।
सर √5 की वैल्यू कितनी होती है? √5 की वैल्यू, √5 ही छोड़ दो, तो फर्क नहीं पड़ेगा, आखिर में वो √5 का स्क्वायर यूज करोगे। ये कितना आया आंसर? कैस्पल का आया 2√5, यश का आया 2√5, मानस तुम्हारा भी यही आ रहा है? 2√5 है। देखो कितने आंसर्स आए, एक कैस्पल, यश और मानस। मैं वेट कर रहा हूँ, करो करो। कैस्पल बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही कर रहा है। सर जी इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 दे रखा है, हम उसको दोनों का ले लें, लिमिटिंग एजेंट और उसका? दोनों, दोनों जब अलग अलग ना दे दैट मीन्स दोनों सेम। जानवी, तिशा, दिव्यांशी, मैत्री, आंसर्स कहाँ है भाई? 1 मिनट। मैं टाइप कर रही हूँ। अब्दुल हन्नान तुम्हारा भी ठीक है। टाइम चाहिए मुझे, टाइम, बस टाइम का एक्सप्रेशन। -1 युवराज। चलो भाई टाइम अप, अब मैं सॉल्व करूँ। चलो गुड, मैत्री का भी आंसर आया। युवराज, यश, दिशा। सर सेंड कर दिया था सर। हाँ मानस का सही है। सर मेरा माइनस में आ रहा है। सही आ रहा है। आंसर लिखो, आंसर 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 आंसर। ठीक है मानस, ठीक है गौरव। तो देखिए भाई, ब्लॉक पर जो सूडो फोर्स एक्ट करेगी, सूडो फोर्स ऑन ब्लॉक, एफ सूडो। सो ब्लॉक पर सूडो फोर्स एक्ट करेगी, दैट्स मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय द एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक। सूडो फोर्स ऐसे लिखते हैं ना, बॉडी का मास और फ्रेम का एक्सीलरेशन। मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक। तो ब्लॉक पर जो सूडो फोर्स एक्ट कर रही है, ब्लॉक का मास है 40 kg, ट्रक का एक्सीलरेशन है 2, तो सूडो फोर्स आ गई 80 न्यूटन। ये सूडो। अब देखिए, अब ये जो ब्लॉक पर सूडो फोर्स राइट लेफ्ट में एक्ट करेगी, तो ब्लॉक धीरे धीरे पीछे जाना शुरू करेगा। अगर मोशन राइट में है तो बैकवर्ड एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, बॉक्स पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा क्योंकि ट्रक की सरफेस रफ है। तो फ्रिक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू एन, और ये अब कई बार हो गया है mg। हाँ दिव्यांशी ठीक है, आंसर गुड। तो म्यू इज 0.15
mass is 40, g is 10, so it's 40 into 1.5, so that is 60 Newton. So बॉक्स पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, दैट फ्रिक्शन इज 60 न्यूटन. तो अगर मैं बॉक्स पीडी बनाऊं, हाँ, तो वहाँ एफ सूडो -80 ही होना चाहिए न्यूटन. क्यों? एक्सेलरेशन तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. इस आपने बॉडी में वो उसमें डायग्राम में -2 लिखा है ना. इक्वल टू था ये नीचे एरो में. तो इक्वल टू जब तुम बनाओगे ना एफबीडी किसी का भी, तो तुम तो मैग्नीट्यूड्स लेते हो, नेगेटिव पॉजिटिव साइन को तो तुम डायरेक्शन में एडजस्ट करते हो. ये फ्रिक्शन, और जहां ज्यादा फोर्स होगी उस डायरेक्शन में जाएगा, तो ब्लॉक धीरे धीरे यहाँ पर स्लाइड करना शुरू करेगा. तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, 80 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma. 80 positive, friction negative is equal to ma. So that's 80 minus friction. Friction कितना था? 60. ब्लॉक का मास कितना है? 40 multiplied by. तो ये आ गया 20 is 40a. So यहाँ से ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया, it's 20 over 40. So एक्सेलरेशन आया ½ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये थर्ड स्टेप था जो मैंने आपसे कहा. तो ये जो बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा. मींस ये ब्लॉक्स यहाँ जाना शुरू करेगा और फिर फाइनली ट्रक से गिर जाना चाहिए. आपको ये कितने टाइम के बाद बॉक्स गिरेगा. तो जो रियर एंड है ना ट्रक का, उससे बॉक्स का डिस्टेंस कितना दिया है? 5 मीटर. तो रियर एंड से ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट डिस्टेंस इज 5 मीटर. तो आप ऐसे लिख सकते हो, एस अगर मैं टी लेता हूं, टी टाइम आफ्टर विच बॉक्स विल फॉल फ्रॉम ट्रक. तो वो टाइम, जितने टाइम के बाद बॉक्स ट्रक से गिर जाएगा, वो टाइम निकाल. आप इसे यूज कर लीजिए, S is ut plus ½ at square. So displacement is 5. बॉक्स इनिशियली रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज हाफ. टाइम चाहिए जो आपको कैलकुलेट करना है, इट्स t स्क्वायर. तो ये 5 आ गया, विच इज t स्क्वायर बाय 4. t square is 20. t is root over 20 seconds. So इतने टाइम के बाद ये बॉक्स ट्रक से गिर जाएगा. अब आपको ये टाइम भी नहीं चाहिए था, आपको चाहिए जब ये बॉक्स गिरेगा तो ट्रक कितना मूव कर गया होगा. देखिए क्वेश्चन में फाइनली वो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइनली आपसे पूछ रहा है कि जब ये बॉक्स गिरेगा, what distance from the starting point does the box fall off the truck. कि जब ये बॉक्स गिरेगा तो ट्रक कितना आगे चला गया होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रक कितना आगे चला गया होगा जब बॉक्स गिरा होगा. दैट मीन्स बॉक्स अगर इतने टाइम के बाद गिरा है तो इतने टाइम तक ट्रक मूव कर रहा होगा. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन root 20 seconds. So S is ut plus ½ at square. So initially ट्रक रेस्ट में था, हाफ ट्रक का एक्सेलरेशन देखिए दिया हुआ है 2 दिया. t स्क्वायर मींस √20 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 मीटर. ये फाइनल आंसर है जो आपसे कैलकुलेट कर रहा है कि 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये बॉक्स ट्रक से गिर जाएगा. इतना लिख लीजिए. एक न्यूमेरिकल और करते हैं एनसीईआरटी का, 5.34 करना है इसके बाद. 5.34 यहां किसी का कोई डाउट है तो प्लीज डिस्कस करो, नहीं तो फिर 5.34 खुद शुरू करो.
मैत्री, मनस्वन, अंशिका, डाउट्स है कुछ? नो सर। अनवी? No, sir. हाँ युवराज। सर हमने स्टार्टिंग में यू को 0 क्यों लिया था? क्योंकि ट्रक रेस्ट में, इनिशियली ट्रक भी रेस्ट में था और इनिशियली आपका बॉक्स भी रेस्ट में था। सर ठीक। सर मुझे पूछना था कि 5 मीटर तो सर रियर एंड से, अब कौन से रियर एंड से बात बोल रहा है वो? मुझे बताओ बॉक्स ओपन एंड मतलब उस साइड वाला है ना? यहीं पे एंड अच्छा, ओके ओके। सर एक्सेलरेशन 1/2। हाँ, बॉक्स का है ना, जिस ट्रक 2 मीटर के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, बॉक्स 1/2 के एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है और धीरे धीरे गिर जाए। सर आपका आंसर क्या है? 20 मीटर। 20। सर सर आप सर ये दिख नहीं रहा। हाँ सर। इसको मैं ऊपर लिख दूं? जी। सो ये जो मैंने लिखा था इससे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, S is UT plus half AD square। सर मैं तो क्वेश्चन को जूम करने एक मैं यही लिख देता हूँ, ये तो लिख दिया होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक। So S is UT plus half AD square. So initial velocity is 0 plus half. Acceleration is 2. Time is root 20 square. So this 2 will cancel this 2. It's 20 meters. So this is the final answer. 5.34. मेरी तुम खुद जूम कर सकती हो अपनी स्क्रीन पर इसे। यस सर कर लिया। सर बाय द वे 34th क्वेश्चन वैसी टाइप का ना जिससे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था। एनसीईआरटी को कभी इग्नोर मत करना। लोग बड़ी बड़ी बुक्स उठाते हैं, एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट, बहुत ढंग के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। सर ये 34th में इक्विलिब्रियम से सॉल्व होगा ना ये? हाँ पूरा इक्विलिब्रियम, लेकिन लास्ट पार्ट कहानी चेंज कर रहा है। सर हाँ अगर ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, जो डायग्राम के ऊपर ड्राइंग सी आ गई है वो मिटा देंगे? अभी मैं रब कर दूं ना? सबने लिख लिया? सब लिख चुके हो ना? रब कर रहा हूं मैं। देखिए इसको वो पार्टीशन कह रहा है, दिस इज द पार्टीशन। ये जो वॉल लगा रखी है ना, इसको उसने पार्टीशन कहा।
ओके, मानस के आंसर्स आए। मानस, फ्रिक्शन कंसीडर किया तुमने? हाँ सर, फ्रिक्शन कर रखा है कंसिडर। मैं 3 मिनट और वेट करूंगा, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। ए पार्ट है ना मेत्री, कौन सा ए पूछ रहे हो? ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन। पार्टीशन जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स पूछ रहा है। ठीक है अब्दुल सर, ड्यू टू द फैक्ट कि ये वॉल के साथ कनेक्टेड है, तो इनकी कहीं मूवमेंट तो हो नहीं सकती है इसके आगे। तो फिर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ही होगी ना सर। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से कहानी बदल सकती है, तो फ्रिक्शन कंसीडर करना होगा। 200 नहीं होगा। अच्छा, कैस्पल का आ गया। मैं सॉल्व करूं अब? सर मेरे आंसर में 133.5 है। कौन सा, फर्स्ट पार्ट? लास्ट पार्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ युवराज। सर बट फ्रिक्शन से ऑपोजिंग फोर्स में फर्क नहीं पड़ेगा ना, जब तक तो वो मूव ही नहीं कर रही, क्योंकि अगर लिमिटिंग से नीचे है तो इक्वल फोर्स ही एक्ट करेगी। पड़ेगा। देखो तो ये ब्लॉक्स के मासेस गिवन है ए और बी का। ए का मास है 5 kg, बी का मास है 10 kg। तो इसे मैं एक बार और यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन ना थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए बहुत। क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया ना। ये प्लेटफॉर्म है, ये वो है जिसे पार्टीशन कह रहे हैं। दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस वन इज ब्लॉक बी। ये ब्लॉक ए है 5 kg का, ये ब्लॉक बी है 10 kg का, जिसके ऊपर आप यहां से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स कितने न्यूटन की है? 200 न्यूटन। आपको ये चाहिए कि ये जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन जो नॉर्मली एक्शन ऑफर कर रहा है वो नॉर्मली एक्शन चाहिए। सो देखो, पहली चीज ये, अब इस प्रॉब्लम में पार्टीशन का नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो 5 और 10 kg वाली बॉडीज को एज अ सिंगल बॉडी ट्रीट करो। इनके बीच की जो फोर्सेस होंगी वो मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि आपको ये पार्टीशन की वजह से चाहिए कि एज अ होल पार्टीशन इस पूरे सिस्टम पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए कंसिडर partition, not consider both bodies as a system। दोनों बॉडीज को एक सिस्टम मान लो, जिस सिस्टम का मास है 5 + 10 = 15 kg। तो यहां पर इस पूरे सिस्टम का वेट एक्ट कर रहा होगा 15 g, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n एक्ट करेगा। इसको मैं n1 कह देता हूं क्योंकि इसे मैंने n लिया होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन n1 आ जाएगा 15 g के इक्वल। g की वैल्यू 10 होती है, सो इट्स 150 न्यूटन।
फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लीजिए, फ्रिक्शन म्यू एन होगा, उसने कहा हुआ है दोनों फ्रिक्शन सेम है, म्यू है 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो ये आ गया 2.5, ये फ्रिक्शन आ गया। हाँ युवराज, अब सही है। तो अब देखो, अगर इस 15 kg वाले का मैं FBD बनाऊं, मास है 15 kg, एक्स एक्सिस से 200 न्यूटन एक्ट कर रही, पार्टीशन से एक नॉर्मली एक्शन एन एक्ट कर रहा है, मोशन की टेंडेंसी राइट साइड की है, इसलिए लेफ्ट में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, और ये कहीं नहीं जा रहा, दैट मींस एक्सीलरेशन इज 0। पार्टीशन लगा है तो कोई एक्सीलरेशन। इक्वेशन अब किसी को भी पॉजिटिव ले लो जब मोशन ही नहीं हो रहा, मैं इसे पॉजिटिव ले लेता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आप इक्वेशन ऐसे लिखोगे 200 माइनस फ्रिक्शन माइनस एन इज इक्वल टू 0। अगर आपने राइट वाले को पॉजिटिव ले लिया तो लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा। 200 पॉजिटिव है, फ्रिक्शन भी नेगेटिव है, और ये जो नॉर्मली एक्शन होगा जो पार्टीशन ऑफर करेगा वो भी नेगेटिव। सो इट्स 200 minus 22.5 minus normal reaction is 0. तो 200 minus 22.5 कितना आ गया? 80, 180, 177.5 is normal reaction. इतना नॉर्मली एक्शन एक्ट कर जाएगा। अब बताइए मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम? मैत्री, तुम जो पूछ रही थी उसका आंसर मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ दिख जाना चाहिए। सो उसने पार्टीशन का क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, नॉर्मल रिएक्शन मांगा था, हमने N1 ऊपर कैसे ले लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया फर्स्ट वाले में। नॉर्मल रिएक्शन याद है तुम्हें कब कहाँ एक्ट करता है? यस सर, एरिया ऑफ कांटेक्ट में। कितने कांटेक्ट हो रहे हैं? 2। तो एक पार्टीशन भी ऑफर करेगा, ये भी कांटेक्ट भी ऑफर करेगा। सर लेकिन उसने तो पार्टीशन का बोला है ना। फ्रिक्शन किस नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा? फ्रिक्शन भी तो कैलकुलेट करोगी। फ्रिक्शन देखो कहाँ एक्ट कर रहा है, पार्टीशन में या फिर फ्लोर ऑफर कर रहा है? फ्रिक्शन उसने कहा हुआ है जो पार्टीशन है कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रहा है, ये फ्लोर ऑफर करेगा। फ्लोर जो फ्रिक्शन ऑफर करेगा वो फ्लोर के नॉर्मली एक्शन पर डिपेंड करेगा। तो फ्लोर का फ्रिक्शन निकालने के लिए फ्लोर का नॉर्मली एक्शन पता होना चाहिए, दैट इज N1, तो इसीलिए N1 कैलकुलेट करना पड़ा। मैत्री समझ में आया? यस सर 2 ब्लॉक्स के बीच में कोई गैप है क्या? नहीं, कोई गैप नहीं। तो हमने इसमें फ्रिक्शन की माइनस करा जब मोशन हो ही नहीं रहा, तो फोर्स तो एक्ट कर रही है। फ्रिक्शन जब फोर्स एक्ट ही कर रही है तो उस फ्रिक्शन को मैं इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? इन दोनों के नहीं, लेकिन सरफेस तो है ना, ये एक सरफेस है जिसके ऊपर ये दोनों ब्लॉक, तो सरफेस तो इनके ऊपर हर हाल में फ्रिक्शन ऑफर करेगी। सर बट मोशन तो हो ही नहीं रहा, तो फ्रिक्शन तो अपोज ही नहीं करेगी ना किसी फोर्स को। अच्छा, अगर मोशन ना हो तो क्या फ्रिक्शन 0 होता है या लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है? मानस, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई थी मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, एक और बार बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर मोशन ना हो तो फ्रिक्शन 0 हो जाता है या लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करता है? सर काम करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम उस लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ठीक है सर, समझ गए। फ्रिक्शन तो एक्ट करेगा। अगर फ्रिक्शन ना होता तो नॉर्मली एक्शन 200 के इक्वल होता, बट फ्रिक्शन इसलिए नॉर्मली एक्शन करता है। सो सेकंड वाला मेरे को बता दीजिएगा। कौन सा सेकंड? फ्रिक्शन के बाद 22.5 कैलकुलेट करने के बाद। ये 15 kg है, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? एक 200 न्यूटन एक्ट कर रहा है, एक यहाँ से नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है, और सरफेसेस में मोशन की टेंडेंसी राइट में है तो फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। और वो कह रहा है मोशन नहीं हो रहा, तो एक 200 एक्ट कर रहा है, एक नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा, दैट मींस एक्सीलरेशन 0 और एक फ्रिक्शन। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना सिखाया था, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो राइट साइड वाला पॉजिटिव ले लिया, 200 पॉजिटिव हो गया, ये फ्रिक्शन भी नेगेटिव, नॉर्मल रिएक्शन भी नेगेटिव। सो 200 माइनस एफ माइनस एन इज 0। एफ की वैल्यू रख दी, यहाँ से आप एन कैलकुलेट कर सकते हैं 177.5। मेरी यस सर।
अंशिका, जानवी, अनुभव, क्लियर है अब? यस सर। यार याद रखना, मतलब 11th में तुमसे फॉर्मूले नहीं पूछेगा एग्जाम में, और मैं तो अभी एनसीईआरटी के बाहर भी नहीं जा रहा है, तो एनसीईआरटी तो मिनिमम होता है सॉल्व करने के लिए, मिनिमम है, इतना तो आपको सॉल्व आना ही चाहिए, तो टेक्स्ट बुक है तुम्हारी। सो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 11। अच्छा, अब देखिए बी पार्ट जब हम सॉल्व करें, बी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, जो दो ब्लॉक्स हैं इनके बीच में भी तो नॉर्मली एक्शन काम करेगा। ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी तो नॉर्मली एक्शन काम करेगा। अब वो नॉर्मली एक्शन पूछ रहा है जो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक्ट करेगा। बी पार्ट देखिए, भाई एक सब्जेक्ट कराने का एक तरीका और भी होता है फिजिक्स का, कि मैं आपको सिर्फ सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला बेस कराता जाऊं, ये सारी चीजें छोड़ दूं। तो आप में से कुछ लोग तो खुश रहेंगे, बट एग्जाम में जब ये प्रॉब्लम्स आएंगे तो फिर आप परेशान होंगे। सो ये दो ब्लॉक्स हैं, दिस इज 5 kg, दिस इज 10 kg। अब आपसे पूछ रहा है इनके बीच में जो नॉर्मली एक्शन एक्ट करेगा, कौन सा नॉर्मल इक्वल होगा अब्दुल्ला? अब्दुल्ला मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। देखो 5 kg 10 kg पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, अप्लाई करेगा, दैट्स N2। 10 kg 5 kg पर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, दैट्स अगेन N2। यहां से आपने फोर्स अप्लाई की, फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। मुझे चाहिए N2 कितना होगा। चलिए एक ऑप्शन मैं और दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग ही सॉल्व करके दिखाइए मुझे ये आप लोग सॉल्व करोगे। अब देखो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में चाहिए आपको, तो दोनों को अलग अलग कंसिडर करना होगा। यहाँ इसका वेट एक्ट कर रहा होगा 5g, यहाँ इसका नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा N3। आप एक काम कीजिए, मैं स्टेप्स बता रहा हूं आपको, पहले आप, और यहाँ एक फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी सिर्फ 5g पर, देखिए दोनों पर अलग अलग फ्रिक्शंस एक्ट करेंगी। आपको सिर्फ 5 kg को सॉल्व करना है, वहीं से तुम्हें N2 मिल जाएगा। तो आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूं, मुझे सॉल्व करके दिखाइए। कि पहले आप फ्रिक्शन कैलकुलेट कीजिए, फ्रिक्शन ऑन 5 kg, फिर उसके बाद N2 कैलकुलेट करके बताइए कितना है। चलिए भाई शुरू हो जाइए। जी A0 है मैत्री, जब तक पार्टीशन है तब तक मूव नहीं करेगा। एक्सेलरेशन तो 0 है, मूव नहीं कर रहा। गौरव, फ्रिक्शन को क्यों इग्नोर कर रहे हो? फ्रिक्शन, यहां भी तुम वही सोच रहे थे, फ्रिक्शन था ना, फ्रिक्शन की वजह से चेंज हो जाएगा। फ्रिक्शन कंसीडर करो, तुम्हारा आंसर अलग आएगा। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन 0 होगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा इवन इफ एक्सीलरेशन इज 0। ठीक है यश। करिए करिए, इसे सॉल्व करिए। अंश, अंशिका, कोई आंसर्स नहीं है। जानवी,
सर मेरा फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन N2 कैलकुलेट करो और लिखो जरा। एक्सक्यूज मी सर, जी सर मुझे फर्स्ट पार्ट में निकाला है, ये है आपका एक्शन ऑफ द पार्टीशन है ना ये? जी, एक्शन रिएक्शन ऑफ द पार्टी। रिएक्शन सर, ये तो लिम्पर न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल है, तो -200 न्यूटन ही होना चाहिए था। अच्छा भाई, एक्शन और रिएक्शन किस पर हो रहा है? पार्टीशन पर हो रहा है 200 का या ए पर हो रहा है सिर्फ? पार्टीशन पर हो रहा है सर। अरे कहाँ हो रहा है यार, 200 ए पर हो रहा है, देखो जरा ढंग से। ये जो फोर्स है तो सिर्फ ए पर एक्ट कर रही है, तो एक्शन भी तो ए पर हो रहा है। अगर यहाँ तुम लोगे रिएक्शन तो ये 200 होगा, यहाँ क्यों 200 होगा? अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। मनस्विन का आंसर आया, कैस्पल का आया। कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है जानवी, इस आंसर को रिपोर्ट करो। हाँ भाई, मैत्री का भी आ गया। अच्छा देखिए, सुनिए, चेक कीजिए जरा अपनी कैलकुलेशंस। सो अभी आपको इस N2 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ जो N3 नॉर्मली एक्शन होगा, ये N3 नॉर्मली एक्शन 5G के इक्वल होगा। N3 5G को बैलेंस करेगा, 5 into 10 हो जाएगा, which is 50 Newton. So N3 is 50 Newton. जब आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू N3, तो फ्रिक्शन आ जाएगा 0.15 into 50, तो यहाँ फ्रिक्शन आएगा 1.5 into 5, so it's कितना आ गया, 7.5, 1.5 into 5, 7.5, ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अब ये जो 5 kg वाला ब्लॉक है, इस पर यहाँ 200 न्यूटन एक्ट कर रहा है,
भाई जब आप क्वेश्चंस पूछा करें ना तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को समझाते समझाते मैं डाउट्स पर आ जाऊँ। एक बार इसको कंप्लीट कर दूँ फिर मैं डाउट्स लूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे बीच में आने लगा तो कभी किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा इस क्लास में। थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, क्वेश्चन पूछिए, 2 मिनट रुकिए, मैं आऊँगा उस पर। और ये मूव नहीं कर रहा, एक्सीलरेशन इज 0, मोशन राइट में है तो मोशन के बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो। अच्छा अंशिका, मुझे जरा इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी सिस्टम में? ये जो एफबीडी मैंने ड्रॉ करा हुआ है इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? 200 minus F minus N2 is equal to 0. So this is 200, friction is 7.5, minus N2 is 0. So 200 minus 7.5 is 192.5 is N2. So N2 आ गया 192.5, ये N2। अब अगर आपने N2 कैलकुलेट कर लिया विच इज 192.5, तो N2 के बाद ये कंप्लीट हो गया बी पार्ट। अब वो N2 तुम 10 kg से भी कैलकुलेट कर सकते हो बट लेंदी हो जाएगा, फिर 10 kg के लिए फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, यहाँ से आसानी से आ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है अगर पार्टीशन हटा दें तो क्या होगा, यही पूछ रहे हैं ना कि अगर पार्टीशन हटा दें तो क्या होगा। भाई अगर आप पार्टीशन हटा दोगे तो ये दोनों एक्सेलरेट करेंगे। प्लस उसमें कलेक्टिव लेंगे ना उसे ब्लॉक 15 kg का जो हम कैलकुलेट करेंगे। सी पार्ट, after removing partition, जब आप पार्टीशन रिमूव कर दोगे तो बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट। तो इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर मैं एफबीडी बना दूं इस सिस्टम का, दोनों एक साथ जाएंगे। ये 5 kg, ये 10 kg, दोनों एक साथ मूव करेंगे विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए, और यहां से इनके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है 20 न्यूटन, 200 न्यूटन। कुछ नहीं एक्ट कर रहा, सिर्फ एक फ्रिक्शन काम कर रही है। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे, जानवी जरा मुझे इक्वेशन बताओगे इसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे? सर 200 minus F is equals to 15A। फ्रिक्शन कौन सा लेंगे? दो फ्रिक्शन कैलकुलेट किए हमने, एक 7.5 आया था और एक यहाँ आया था कुछ 22.5। कौन सा फ्रिक्शन यूज करें? 22.5। दोनों बॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं, 22.5 वाला फ्रिक्शन यूज करेंगे। सो 200 minus 22.5 is 15A। तो यहाँ से आपको A कैलकुलेट करना होगा, इतना लिख लीजिए। यहाँ से A कैलकुलेट कर दीजिए कितना आ रहा है। पार्टीशन हटाओ दोगे तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, इतना लिखो। फिर देखते हैं अगर इंक्लाइंड प्लेन है वहां फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दैट्स द लास्ट पार्ट। अभी देखते हैं अब्दुल्ला, थोड़ा सा पेशेंस रखो।
दिशा का आया 1.83। सब करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है एक्सेलरेशन यहाँ? सर 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 11.83 राइट। Eleven point eight three. Right. 11.83 मीटर पर सेकेंड। अब्दुल्ला, नेक्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग्स मैं आपको भिजवा दूंगा पूरी, बस नेक्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको भिजवा दूंगा। चलिए मैं इसे रब कर दूं। लिख लिया सबने? अनुस्मान? Yes, sir, done. मैत्री, जब दोनों बॉक्स एक साथ मूव करेंगे तो वही फ्रिक्शन लोगे ना जो दोनों पर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही है। ये तो वो फ्रिक्शन थी जो सिर्फ 5 वाले पर एक्ट कर रही थी। समक्ष मैं आपको कॉल करूंगा, आप अंदाजा है आपको आज कुछ नहीं समझ में आ रहा, देखते हैं क्या होता है। आज करो जो भी हो रहा है उसको एटलीस्ट नोट्स लेते रहो प्रॉपर। यस सर। कुछ निकालते हैं, कोई सोल्यूशन निकलेगा। वैसे ही होता है, क्लासेस मिस हो जाती है ना, तो डिसकंटिन्यू एक बार हो जाए, चीज़ें बहुत इंटर रिलेटेड हैं सब, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है बिल्कुल। चलिए ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर इंक्लाइन प्लेन में आपको दे दूं तो फ्रिक्शन हम कैसे कैलकुलेट करें? अब इंक्लाइन प्लेन पे चलने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे एक डेफिनेशन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन। तो देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है। मैंने आपको एक रफ सरफेस दी हुई है, रफ सरफेस। इस रफ सरफेस पर एक बॉक्स रख दिया, मैं यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉक्स के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। यहां अपवर्ड्स एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। दो फोर्स एक्ट कर रही है, बॉक्स अभी मूव नहीं कर रहा, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इन दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। इट्स रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो भी एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो इसकी डेफिनेशन है, दिस इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। It is the angle which resultant of normal reaction and limiting friction makes with normal reaction.
सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अंश टेंशन मत लो, मैं करा दूंगा, बस मैं थोड़ा सा ना सिलेबस की भी स्पीड बना के रखनी है। बहुत एक दिन में अगर मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स कराऊंगा बिल्कुल सिलेबस पीछे छूट जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। फ्रिक्शन मेक्स विद नॉर्मली एक्शन। तो इस एंगल को आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ में एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, मैं कहता हूँ दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू। ओपी क्यू अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की हर साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ओपी साइड एन को रिप्रेजेंट कर रही है, पी क्यू साइड लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं किसी तरह से ये एंगल कैलकुलेट कर लूं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में हम tan अल्फा कैलकुलेट कर लो। tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज पी क्यू, बेस इज ओ पी, सो पी क्यू इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेस को आप नॉर्मली एक्शन लिख सकते हैं, और फ्रिक्शन क्या होता है, इट्स म्यू एल मल्टीप्लाइड बाय एन डिवाइडेड बाय एन। कैंसिल हो गया, तो यहां से म्यू एल आ गया, दैट म्यू एल इज tan अल्फा। कि कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टैंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। टैंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। सो अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दिया है। तो देखो इसे न्यूमेरिकल्स में ऐसे यूज करते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स में अब तक कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दिया था, उसकी जगह ऐसा भी दे सकता है, कहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज लेट्स से 30 डिग्री। तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, tan 30। tan 30 इज 1/√। तो जहां जहां कोफिशिएंट गिवन होता था, वहां इंस्टेड ऑफ कोफिशिएंट वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन देकर भी काम चला सकता है। इतना लिख लीजिए और फिर बताइए यहाँ कोई प्रॉब्लम है, फिर इंक्लाइन प्लेन पर आते हैं। इतना लिख लो तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं, फिर देखते हैं इंक्लाइन प्लेन पर कैसे सॉल्व करें। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको फाइनली। 1 मिनट सर।
अब कर दूं इसे, लिखा सबने? राज? यस सर। अब देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद एक एंगल और आता है विच इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, और इसी को एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहते हैं। ये वो मिनिमम एंगल है minimum angle of inclination at which body on inclined plane just start, और इसको ऐसे लिख सकते हो, just start नहीं, is at the verge of motion। कि इंक्लाइन प्लेन पर जो बॉडी होगी, ये वो एंगल है जिस एंगल पर बॉडी जस्ट मूव करने वाली है, जिस एंगल पर बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली है, उस एंगल को आप एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहोगे या एंगल ऑफ रिपोज कहोगे। जस्ट जहां स्लाइड करने वाली होगी उसको एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो देखो, एंगल ऑफ रिपोज पर ना एक्चुअल मोशन अभी शुरू नहीं हुआ। अभी एंगल ऑफ रिपोज जब आप लोगे तो अभी एक्चुअल मोशन शुरू नहीं हुआ है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये वो मिनिमम एंगल है जिस मिनिमम एंगल पर बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देती। तो यहाँ आपने इसको ऐसे रख दिया, बॉडी का मास इसे। तो यहाँ डाउनवर्ड्स एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज, सो अभी एक्चुअल मोशन शुरू हुआ, अभी बॉडी जस्ट इक्विलिब्रियम में, अभी एक्चुअल मोशन नहीं शुरू हुआ। यहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। बॉडी की टेंडेंसी है नीचे स्लाइड कर देने की, तो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर रहा होगा। अब जब मैं कह रहा हूं कि अभी एक्चुअल मोशन शुरू नहीं हुआ, दैट मीन्स फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वेट है, इंक्लाइंड प्लेन कुछ दिन पहले ही कराया था, सिखाया था आपको इंक्लाइंड प्लेन में कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, ये mg cos थीटा होगा और यहां पर mg sin थीटा। अच्छा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, इतना नोट कर लो, फिर यहां से मैं कल से कंटिन्यू करूंगा, बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर सर्कुलर मोशन स्टार्ट करना है फ्रिक्शन में। यहाँ नोट, इतना नोट कर लीजिए, कल फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, एक्सप्लेनेशन में यहाँ से उठाऊंगा। अनुभव इंटीग्रेशन, यस अब्दुल्ला? आप लोग इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइएगा। ओके, लास्ट टॉपिक था, क्लास ओवर, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। शिवराज सर, ये जो हमने अभी डायग्राम बनाया है, इसमें सर हमने थीटा वहां पे कैसे लिया? तो mg को बेस लेके हमने थीटा लिया है। ये थीटा है, ये 90 है, 90 ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ट्राइंगल के एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा, टोटल 90 डिग्री। ये 90 ओके सर।